हेलो गाइस, आई एम अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप सच में चाहते हो कि मैं और भी ब्लॉग्स बनाऊं, ऐसी और बुक्स मार्केट को सर्च करूं जो बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइसेस में बुक सेल करती हैं, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरा ब्लॉग नहीं देखा है वो भी देख सकते हैं, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो दोस्तों, आज जिस बुक के बारे में बात कर रही हूँ, वैसे तो ये बुक बहुत ज़्यादा छोटी है, ओनली 134 पेजेस हैं। आप चाहो तो एक दिन में भी खत्म कर सकते हो और अगर अच्छे से समझनी है तो आराम से पढ़ना, 2-3 दिन में फिनिश कर देना। तो दोस्तों, ये बुक ऐसी है जिसको पढ़ने के बाद ना सच में आपका ना दुनिया को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। सो इस बुक का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग एंड इसके जो राइटर है वो है जेफ केलर। वैसे ये बुक बहुत ज्यादा अच्छी है। सो इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एंड टोटल 12 चैप्टर्स ही है एंड काफी छोटे चैप्टर्स हैं इसके। एंड समझने के लिए इसमें बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो ना तो आपकी लाइफ जरूर सुधर जाएगी। जो लोग ज्यादा निगेटिव सोचते हैं ना, अगर वो ये बुक पढ़ लेना तो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये मैं बैट लगा के कह सकती हूँ। सो दोस्तों, इस बुक में बताए गए चैप्टर्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी एंड आई होप आपको पसंद आए। तो सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि ये बुक 3 पार्ट में डिवाइड है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है सफलता की शुरुआत मन से एंड इसका फर्स्ट चैप्टर है दुनिया को देखने की खिड़की है आपका एटीट्यूड। देखो दोस्तों, अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हो ना, अपना रवैया चेंज कर लेते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में वो हर चीज पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। दोस्तों, आपका जो एटीट्यूड है ना वो एक खिड़की की तरह है, ठीक है। अगर आप अपनी खिड़की को एकदम गंदे तरीके से रखोगे, उस पर धूल जमी रहेगी ना, तो आप सामने का कुछ भी नहीं देख। वहीं पर अगर आप अपनी खिड़की को एकदम साफ करके रखते हो ना तो आपको सारी चीजें अच्छे से दिखाई देंगी। ऑथर का कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने व्यवहार में, रवैये में निगेटिविटी लाकर रखते हैं ना तो हमें कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई देता। बहुत सी अच्छी चीजें हैं इस दुनिया में, हमें वो भी नहीं दिखाई देंगी। अगर हम दुनिया को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं ना तो अगर जो निगेटिव चीजें भी होंगी ना वो भी हमें अच्छे वे में दिखाई देंगी, हमें उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिखाई देगा। देखते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है। बहुत से लोग हैं ना जो एटीट्यूड को ना ईगो से कनेक्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है जैसे अगर कोई एटीट्यूड में रह रहा है ना, बोल रहा है कि हाँ मेरा एटीट्यूड बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईगोइस्टिक पर्सन है। वो अपना रवैया बता रहा है, वो ये दिखा रहा है आपको कि वो अपनी लाइफ में कितना ज्यादा पॉजिटिव है। तो चलिए आइए देखते हैं कि एटीट्यूड की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, आप इमेजिन करो कि आपका एटीट्यूड उस मानसिक फिल्टर के समान है जिसके द्वारा आप दुनिया का अनुभव करते हो। कुछ लोग दुनिया को एक आशावादी तरीके से देखते हैं कि हाँ कुछ भी बुरा होता है ना पर उसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने ज्यादा निराशावाद होते हैं कि उन्हें हर चीज में सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी ही दिखाई देती है। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। निगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति यही बोलेगा कि मैं नहीं कर सकता। जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है वो ये बोलेगा मैं हर काम कर सकता हूँ, मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं सारे काम कर सकता हूँ। जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान होते हैं ना वो हमेशा समस्याओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान होता है ना वो हमेशा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड करने की कोशिश करता है, ना कि हर वक्त अपनी प्रॉब्लम्स का रोना लेके बैठा रहता है। तो हमेशा याद रखना, आपका एटीट्यूड वो खिड़की है जिससे आप अपनी सारी दुनिया देखते हैं। दोस्तों आइए तो मैं आपको ये समझाती हूँ कि हमारा जो दिमाग है ना, हमारा जो एटीट्यूड है वो एक खिड़की की समान क्यों है। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं ना तो हमारी जो खिड़की होती है ना दिमाग की, वो एकदम साफ होती है, उसमें अच्छे ही ख्याल आते हैं। क्योंकि आपने छोटे बच्चे को देखा है, वो हमेशा चीजों को पाने की कोशिश करता है। अगर उसको चलना है तो पहले धीरे रेंगना शुरू करेगा, पैर उठाएगा, हार नहीं मानता। वो चीजों को ऑब्जर्व, उसे और सीखना है। अगर आप कुछ खाने के लिए देते हो तो हाथों से खाएगा, फिर चम्मच से खाने की कोशिश करेगा। तो उसके अंदर एक विलिंग रहती है कि हाँ मुझे ये काम करना है। वो डरता नहीं है कि मैं बार फेल होऊंगा। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना वैसे वैसे हमारी जो दिमाग की खिड़की है ना उस पे धूल जमना स्टार्ट हो जाती है। हमें डर लगने लगता है, हम
हमें गिरने से डर लगता है, हमें ऐसा लगता है यार लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैंने ये काम किया तो। मतलब ऐसी बहुत सारे डर हमारे अंदर बैठ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी दिमाग की खिड़की बिल्कुल पूरी तरीके से गंदी हम कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ज्यादा निगेटिव चीजें आ जाती हैं। हमारी जो खिड़की होती है ना, हमारे माता पिता और टीचर अगर हमसे कह देते नहीं तू फेल हो गया, तो कुछ 4 बातें सुना दी, तो हमारी खिड़की बंद हो जाती है। अगर किसी को आपने प्रपोज किया और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आप अपनी खिड़की को एकदम गंदा कर दोगे, तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा निगेटिव चीजें आ जाएंगी। खिड़की एक तरीके से एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपके दिमाग का, ठीक है, जो कि इस बुक में ऑथर ने बताया है। समस्या ये है ना कि हमारी खिड़की पे, हमारे दिमाग पे इतनी ज्यादा धूल मिट्टी छा जाती है ना कि हम उसको कभी भी साफ करने की कोशिश नहीं करते। हम ना अपने बाहर की चीजों को साफ करने की कोशिश करते हैं, बाहर की ये चीज अच्छी होनी चाहिए, वो चीज अच्छी होनी चाहिए, पर लेकिन जब अंदर की चीजों की बात आती है ना, इंटरनली अपने दिमाग को साफ करने की बात आती है ना, तो अभी भी हमारी सोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। मतलब आज भी लोग बहुत सी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डीपली सोचते हैं, जहाँ उन्हें ज्यादा सोचना चाहिए वहाँ वो नहीं सोचते, और जहाँ उन्हें बिल्कुल फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए वहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए हमेशा ना वक्त के साथ बदलना सीखना चाहिए। अगर आप वक्त के साथ बदलोगे नहीं ना, तो आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। आपको बस यही लगेगा कि कुछ भी तो नहीं बदला, सब कुछ तो पहले जैसा ही है। पर लेकिन ध्यान दोगे ना तो दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी है, और जो वक्त के साथ खुद को बदल देता है ना, उसके साथ चलने लगता है ना, वही अपनी लाइफ में कुछ कर पाता है। नहीं तो आप पीछे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होने का। सो सेकंड चैप्टर है हमारा, आप एक मानव चुंबक है। यदि आप सोचते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, दोनों ही परिस्थिति में आप सही होते हैं। क्या ऐसी कोई चाबी है जिससे सीधा सफलता का ताला खुल जाता हो और हम एकदम से सक्सेसफुल हो जाएं? एक राइटर हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरीज के बारे में लिखा है। सो उन्होंने सक्सेस के बारे में ऐसे 6 मैजिकल वर्ड्स बताए जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। तो वो मैजिकल वर्ड्स क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, हम वही बनते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। क्या आप इसका अर्थ समझ पाए? इसका मतलब क्या है? एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगी, दुनिया अच्छी बुरी नहीं होती, दुनिया वो ही होती है जो आप उसके बारे में सोचते हो। देखो दोस्तों, हो सकता है कि कुछ इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो और दूसरों के लिए वो अच्छे नहीं हो। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप उनकी अच्छाइयाँ देखते हो, आप उनके साथ खुद अच्छे हो, इसलिए वो अच्छे हैं। इसलिए नहीं कि वो सबके साथ, जरूरी नहीं है कि जो आपके साथ सही हो, जो आपके साथ अच्छा हो, वो दुनिया के लिए सही है, पर लेकिन आपके लिए तो वो सही है ना। तो आपकी सोच है ना ये कि हाँ मुझे पता है कि ये इंसान सही है, तो वो ही होता है। जैसा आप सोचते हो ना वैसे ही चीजें होती हैं। दुनिया को आप जिस नजरिए से देखोगे, दुनिया आपको वैसी ही दिखाई देगी। अगर आप सिर्फ निगेटिव सोचोगे ना और निगेटिव ही बातें दूसरों लोगों से करोगे ना, तो सामने से आपको कोई पॉजिटिव बातें नहीं सुनाएगा, वो भी आपको निगेटिव बातें ही सुनाएगा। फिर आप सोच सकते हो यार ये इंसान कितना ज्यादा बुरा है, जबकि वो आपके लिए बुरा है, दूसरों के लिए बुरा नहीं होगा। तो वही चीज है, जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो और दुनिया भी आपको वैसे ही दिखाई देती है। अब जानते हैं ये सिद्धांत जो मैंने आपको बताया वो कैसे काम करता है। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, वो हर महीने 30,000 रुपए कमाता है और वो फिर बाद में ये चीज रियलाइज होती है, बाद में एक गोल सेट करता है कि यार मुझे लगता है कि मेरी फैमिली को मेरी और ज्यादा जरूरत है कि मैं और ज्यादा इनकम करूं, ठीक है। अगर उसका विचार पक्का है ना, अगर उसका गोल दृढ़ निश्चय है कि मैं 50,000 रुपए हर महीने कमा सकता हूँ, तो वो संभव हो सकता है। अगर वो ये सोचेगा कि नहीं यार 50,000 तो मैं बिल्कुल भी नहीं कमा सकता, तो वो जितने कमा रहा होगा ना उतने भी ढंग से नहीं कमा पाएगा। ये आपकी सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। कुछ चीजें होती हैं जो हमें आकर्षित करती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप 30,000 के बारे में, 40,000 के बारे में सिर्फ सोच रहे हो और कुछ कर नहीं रहे, तो फिर आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं आने वाला, 1 रुपए भी, 1 डेला भी हाथ में नहीं आएगा। लेकिन आप सोच रहे हो और उसके साथ काम कर भी रहे हो ना, तो आप जरूर 50,000 रुपए हर महीने कमाओगे। डिपेंड आपकी सोच पर और आपके काम पर ही करता है, सिर्फ सोचने से भी कुछ नहीं होता। ऑथर ने ये चीज साफ साफ मेंशन की है कि आप सिर्फ बैठ के सोचते रहो पूरा दिन, उससे भी कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। दोस्तों, हम जिस बारे में सोचते हैं ना हम वही बनते हैं, और इसको लॉ ऑफ डोमिनेट थॉट भी कहा जाता है, यानी प्रबल सोच का नियम। इसका अर्थ है कि हम सभी के भीतर एक ऐसी शक्ति विद्यमान होती है जो हमें अपने रसायनिक प्रबल विचारों की दिशा में धकेलती है। दोस्तों, अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 10 सेकंड अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, और पूरे दिन के 16 घंटे सिर्फ नेगेटिव सोचते हो ना, तो
कहीं से भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले, क्योंकि ज्यादातर तो आप नेगेटिव ही सोच रहे हो, तो अच्छा कहाँ से हो सकता है। सो पॉजिटिव थिंकिंग भी इसी तरह है, थोड़े से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको अपनी मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करना होगा। हर दिन कुछ समय के लिए पॉजिटिव सोचना होगा। जब तक सोचो जब तक ये आपकी आदत ना बन जाए। इसको अपना थॉट पैटर्न बना लो। अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने प्रबल विचारों पर गौर करें। क्या वो आपकी सच में हेल्प करते हैं या फिर आपको पीछे धकेल रहे हैं। सो थर्ड चैप्टर है हमारा, अपनी सफलता की कल्पना करें। कुछ करने से पहले मन में उसकी स्पष्ट छवि दिखाई देना जरूरी है। एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक बहुत ही फेमस सिंगर है सेलिन डियोन। जब उनसे पूछा गया ना कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में कभी ऐसा सोचा था कि उनके इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स बनेंगे, वो इतनी ज्यादा फेमस हो जाएंगी, तो उनका सीधा सा जवाब पता है क्या था। उन्होंने ये बोला कि मैं किसी भी बात से सरप्राइज नहीं हूँ। ये कल्पना, ये चीज तो मैं बचपन से ही देखती आ रही थी। मैं हर रोज सपने देखती थी कि मैं स्टेज पे लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ के सामने गा रही हूँ, फेमस हो रही हूँ एंड हर कोई मेरे सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहा है। दोस्तों, उन्होंने अपने सफलता के हर अंश को प्राप्त करने के लिए अविश्वसनीय रूप से बहुत ज्यादा प्रयास किए। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही अपने मन में एक स्पष्ट छवि बना ली थी। वो स्टेज पे खड़े होकर सैकड़ों लोगों के सामने गाएंगी और आपने देखा उनका सपना सच भी हुआ। इसीलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो ना, तो डेली सपने देखो। डेली ये फील करो कि आप उस सपने को जी रहे हो। जब आप सच में उस सपने को जियोगे ना, तो उसके प्रति आप काम करोगे और वही हमारी सफलता का सबसे बड़ा राज होता है। दोस्तों, अपने मन में उस तरह की तस्वीरें और फिल्मों का निर्माण करो। उनसे लाभ उठाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करो और हमेशा याद रखो कि जब तक आप अपनी फिल्म का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लेते हो ना, एक नई फिल्म का निर्माण नहीं करते हो ना, आपके मन में पुरानी फिल्मों का दर्शन जारी रहेगा। यदि पुरानी फिल्में आपकी सहायता कर रही हैं तो ठीक है। यदि वे किसी भी तरह से आपको अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर करते हैं ना, तो आज ही नई शुरुआत करो। अपने मन की अतुल्य शक्ति का प्रयोग करो। महान सफलता हासिल करने की कल्पना करना शुरू कर दो। अगर आपके कोई भी थॉट है जो आपको पीछे खींचते हैं, आपके कोई भी पास्ट रहा हो जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो ना, तो उस चीज को पीछे छोड़ दो और हर उस चीज की कल्पना करो जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। लोग बोलते हैं ना, सपने देखना बुरी बात है, खुली आंखों से सपने नहीं देखने चाहिए, और मैं कहती हूँ कि खुली आंखें से भी सपने देखो। आराम से 10 मिनट बैठो, अपनी आंखें बंद करो और जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो ना, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में महसूस करो कि वो चीजें हो रही हैं। और जब आप इस टेक्निक का यूज करोगे ना, तो आप सच में शॉक हो जाओगे कि हाँ, ये चीजें काम करती हैं। और ये चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, रातों रात नहीं होती, एक दिन में नहीं होती, 1 महीने में नहीं होती, 2 महीने में नहीं होती। उसके साथ साथ इसमें आपको काम भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी सफलता नहीं मिलेगी, आप किसी चीज में सक्सेस नहीं होगे जरूर। मैंने भी तो नहीं सोचा था ना कि मैं ये काम करूंगी, पर कर रही हूँ ना। और हाँ, मुझे आप लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है और मैं फील करती हूँ डेली मेरे और ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़े, मैं और ज्यादा काम करूँ, क्योंकि सब्सक्राइबर्स जब गेन होते हैं ना, तो और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, और भी लोग हैं जो मुझे सुनना चाहते हैं, और भी लोग हैं जो मेरे से प्यार करते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात रहती है। वैसे उस सब के लिए थैंक यू सो मच गाइस। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, प्रतिबिंब हो जाएं और दुनिया हिला दें। मैं नहीं जानता कि ये कौन सी शक्ति है, मैं बस इतना जानता हूँ कि इसका अस्तित्व है। ये किसी व्यक्ति को तभी उपलब्ध हो सकती है जब उसे मालूम हो कि वास्तव में वह क्या चाहता है, और जब तक वह दृढ़ संकल्प ना कर ले, उसे पाए बिना वह हार नहीं मानेगा। प्रतिबद्धता और दृढ़ता का मतलब है कड़ी मेहनत करना और कड़े प्रयास करना। प्रतिबद्धता का मतलब है कमिटमेंट। दोस्तों, आप किसी भी चीज को पाने के लिए कमिटमेंट करते हो ना, किसी भी कीमत पर उसे पूरा करने के लिए उत्सुक हो ना, तो आप ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करना शुरू कर देते हो जो आपके लक्ष्य के प्रति आपके लिए आवश्यक सिद्ध होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज के लिए कमिटेड होते हो ना, कमिटमेंट करते हो कि मुझे ये काम करना है ना, तो हर चीज आपकी हेल्प करती है। ये यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करती है। आप किसी भी फील्ड में कुछ भी करना चाहते हो ना, तो उस तरीके के आपको इंसान मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, उस तरीके की मे बी यूट्यूब पर वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जो आपका नीश है, जो भी आप पाना
पाना चाहते हो उस तरीके की चीजें आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगी जो आपकी हेल्प करेंगी आपको आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें आकर्षित करती हैं। जब आप अपने लिए अपनी चीजों के लिए कमिटेड होते हो तो यूनिवर्स भी हेल्प करती है। आप जैसे कि आपने देखा होगा द अल्केमिस्ट में, अगर आपने अभी तक अल्केमिस्ट नहीं सुनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां पर जाके सुन लेना। वहां पर आप समझ सकते हो, ये चीज बहुत अच्छे से समझाई गई है कि अगर हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हैं ना, कमिटेड होते हैं ना, तो पूरी यूनिवर्स हेल्प करती है उस चीज को पाने के लिए। और एक चीज और दोस्तों, आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने ज्यादा गंभीर हो ये देखने के लिए ना जिंदगी आपके कदम कदम पर परीक्षा लेती है। आपके रास्ते में बहुत सारी डिफिकल्टी लेकर आएगी, आप कई बार गलतियां भी करोगे, आपको निराशा भी मिलेगी, नाकामयाबी का भी सामना करना पड़ेगा, जिसमें से कुछ इतनी ज्यादा गंभीर हो सकती है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति वो विचलित कर दे, फिर से काम करने के लिए मन ही ना करे, उसे छोड़ने के लिए आप विवश हो जाओ। एक लेखक ने बहुत ही सुंदर बात कही है, एक और अतिरिक्त पारी खेलने से आप चैंपियन बन सकते हैं। जब परिस्थितियां कठिन हो तो आप एक अतिरिक्त पारी खेल कर देखो। लाइफ में ना अगर बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाती है ना, किसी काम में फेल हो जाते हैं ना, तो बहुत से लोग फिर उस काम को करते ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लो, क्या पता इस बार पास हो जाओ। नहीं भी होगे तो फेल तो होना ही है। अगर आप ये वाला एटीट्यूड रखोगे ना, लाइफ में शायद कभी भी निराश होकर नहीं बैठोगे कि मैं इस चीज में फेल हो गया था। ये बोल सकते हो एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया, और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन चार चार बार ट्राई किया है मैंने। दोस्तों, अगर आप ऐसी सोच रखते हो ना कि मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ लेकिन ये वाला काम नहीं कर सकता, तो आप अपने ऊपर प्रतिबंध लगाते हो, आप सही से कमिटमेंट ही नहीं कर रहे। जैसे लोग हैं, हमारे आसपास भी लोग होते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना तो चाहते हैं बट साइड में ये भी चीज बोल देते हैं, यार मैं चाहता तो हूँ। जैसे मैं किसी को बोलती हूँ कि बुक पढ़ना अच्छी बात है, अगर तुम नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, आप ऑडियो बुक सुन सकते हो या फिर समरी सुन सकते हो उसकी। तो बहुत से लोगों का ये रहता है कि, तो बहुत से लोगों का दोस्तों ये होता है कि मैं चाहता तो हूँ या फिर मैं चाहती तो हूँ बुक पढ़ना, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना, बट क्या करूँ यार, यहाँ से जाने के बाद इतनी ज्यादा थक जाता हूँ या जाती हूँ तो मैं पढ़ नहीं पाती। तो ऐसे ना आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपको 50 चीजें गिना देंगे। वो अपनी लाइफ में सक्सेस तो होना चाहते हैं पर लेकिन साइड में ऐसी बहुत सी 50 चीजें आपको गिना देंगे जिससे आप भी समझ जाओगे यार ये अपनी चीजों को लेके सही से कमिटेड है ही नहीं। अगर इसके अंदर जज्बा होता ना कुछ करने का तो इतनी सारी चीजें नहीं गिना रहा होता। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 5, समस्याओं को अवसरों में बदले। हर विपत्ति अपने साथ अपने समतुल्य या उससे अधिक लाभ का बीज लेकर आती है। मतलब हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए ना, उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। मतलब अगर बहुत ज्यादा निगेटिविटी है ना तो कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिविटी भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, हर सिचुएशन में ना हमें एक विकल्प चुनना ही पड़ता है, या तो हम दुखों की मार झेलकर अपनी स्थिति के निगेटिव पहलुओं पर सिर्फ विचार करते रहें, या फिर जो समस्या आई है ना उसका सामना करें, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखें कि हम इस समस्या को अवसर में कैसे बदल सकते हैं। ये आपकी पूरी की पूरी सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की सोच रखते हो अपनी लाइफ में आई हुई प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। जब तक हम अपना नजरिया चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में समस्याएं नहीं हो, पर लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में बहुत सी समस्याएं होती है, बट लेकिन आप उन्हें देखकर कह नहीं सकते कि इनकी लाइफ में कुछ समस्याएं चल भी रही होंगी, कुछ प्रॉब्लम हो भी रही होंगी। हम कभी कभी अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ना कह कर इतना ज्यादा बड़ा कर देते हैं कि हमें वो एकदम पहाड़ के समान दिखाई देती है कि भैया इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। पर लेकिन दुनिया में ना ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। एक विपत्ति के रूप में शुरू हुई एक कहानी एक सुनहरे अवसर के रूप में निखरती है। दोस्तों, कभी आपके साथ ये चीज जरूर हुई होगी कि आपने एक जॉब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी हो, आपने एक इंटरव्यू भी दिया हो और वो बहुत अच्छे से आपने क्वालिफाइड किया हो, आप उसमें सिलेक्ट हो गए हो। फिर एक दिन आपको अचानक से कॉल आती है कि उस जॉब के लिए किसी और को सिलेक्ट कर लिया गया है, अब वो जॉब आपको नहीं मिलेगी। फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप फिर एक जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू देते हो, वहाँ पर आप सिलेक्ट हो जाते हो और वहीं पर आपको जॉब भी मिल जाती है। तब आपको एक चीज का एहसास होता है, यार जो मैंने पहले इंटरव्यू दिया था ना उससे लाख गुना अच्छी ये वाली मेरी जॉब है। उस टाइम आप पूरी तरीके से टूट चुके थे, लेकिन आपके साथ अगर कुछ निगेटिव भी हुआ, कुछ गलत भी हुआ, तो उससे ज्यादा आपके साथ पॉजिटिव हुआ कि उससे ज्यादा बेटर कंपनी आपको मिल गई। इसीलिए तो बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि लाइफ में अगर कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है ना तो समझ जाना कि अब जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो आगे देखते हैं, विपत्ति
कैसे हमारे लिए सहायक सिद्ध होती है। सो इस बुक में 7 पॉइंट बताए गए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। पहला है, विपत्ति हमें एक नई दृष्टि प्रदान करती है। दोस्तों, हम अपनी लाइफ की ना छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि हम उन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। इसीलिए अपनी लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सेकंड, विपत्ति हमें कृतज्ञता सिखाती है। हमारी लाइफ में समस्याएं और जब कठिनाइयां आती है ना, तभी हमें इस चीज की समझ हो पाती है कि जब हमारे पास वो चीज थी ना, तब हमें उसकी वैल्यू नहीं थी, और जब वो चीज हमसे छिन जाती है ना, तब हमें उस चीज की वैल्यू होती है कि वो चीज हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो हमें ग्रेटफुल बनाती है, थैंकफुल बनाती है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि हम हमेशा अपने प्रबल विचारों की दिशा में ही बढ़ रहे होते हैं। इसलिए जिन बातों के लिए आपको आभारी होना चाहिए, यदि आप उन पर ध्यान केंद्रित करो तो आप अपनी लाइफ में ना और ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, अगर आप हर चीज के लिए थैंकफुल रहोगे। थर्ड है, विपत्ति हमारी छिपी हुई क्षमता या प्रतिभा को उजागर करती है। जैसे कि जिंदगी ने आपकी परीक्षा ली और आपने उसको बराबरी से टक्कर दी, अब आगे कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो आप उसका सामना करने के लिए पहले की बजाय और ज्यादा अधिक तैयार रहोगे। दोस्तों, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज आती है ना, वो ही हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। यदि जिंदगी हमें पथरीली राह पर चलने के लिए विवश नहीं करती ना, तो शायद हम में से कई लोग जान ही नहीं पाते कि हमारे भीतर कितनी ज्यादा प्रतिभा छिपी हुई है, हमारे अंदर कितना ज्यादा टैलेंट छिपा हुआ है कि हम अपनी परेशानियों का डट कर सामना कर रहे हैं। एंड फोर्थ है हमारा, विपत्ति हमें बदलाव करने और एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। अधिकतर लोग पुरानी प्रचलित मान्यताओं से चिपके रहते हैं, भले ही उसके कारण उनका जीवन कितना ही ज्यादा उबाऊ और बेकार हो चुका हो। अक्सर कोई संकट या मुश्किल का दौर ही उन्हें समझौते करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, समस्याएं जीवन का आपको यह समझाने का तरीका है कि आप भटक गए हैं और आपको उसे सुधारने के लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा, और प्रॉब्लम्स ही हमें बताती है कि हमें किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। फिफ्थ है हमारा, विपत्ति हमें मूल्यवान सबक सिखाती है। मतलब कि हमारी लाइफ में हम किसी भी चीज में अगर फेल होते हैं ना, तो वो फेलियर हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। अब उसमें से दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो फेल होने से सीखते हैं, दूसरे जो फेल होने के बाद कभी ट्राई ही नहीं करते। अब आप किस कैटेगरी में आते हो वो आपको डिसाइड करना है। एंड सिक्स्थ है हमारा, विपत्ति एक नया दौर खोल देती है। मतलब आपकी नौकरी छूट जाती है, या फिर आप किसी से प्यार करते हो, उसके साथ आपका रिलेशनशिप टूट जाता है। अब की बार जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में आया हूँ, या फिर अब की बार जो मैंने नौकरी ज्वाइन की है ना, वो पहले से ज्यादा बेहतर है। इसीलिए अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना, कुछ होने वाला होता है ना, तो उसको अगर आप पॉजिटिव वे में लोगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर उसके पॉजिटिवनेस जरूर दिखाई देगी। अगर आप निगेटिव लेके बैठोगे तो शायद आपको कभी कुछ नहीं दिखाई देगा। एंड लास्ट एंड सेवेंथ है हमारा, विपत्ति आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जगाती है। जब आप अपना पूरा साहस बटोर कर दृढ़ निश्चय के साथ किसी बाधा को पार कर लेते हो, तो आप एक आत्मविश्वास अर्जित कर लेते और स्वयं को और अधिक सामर्थ्य महसूस करने लगते हो। आपको अपनी सार्थकता का गहराई से एहसास होता है और आप उन पॉजिटिव भावों को अपनी आगामी गतिविधियों तक अपने साथ रखते हो। इसीलिए दोस्तों, हमेशा याद रखना कि समस्याएं आपकी सहायता करने के लिए उत्पन्न होती हैं, ना कि आपका विनाश करने के लिए, क्योंकि हर विपत्ति अपने साथ अपने समतुल्य या उससे अधिक लाभ का बीज लेकर आती है। सो इस बुक के हम सेकंड पार्ट पर पहुंच चुके हैं, अपने शब्दों पर ध्यान दें। सो चैप्टर 6 है हमारा, अपने शब्दों को पद प्रदर्शक बनाएं। आप जिन शब्दों का लगातार चयन करते हैं ना, वही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सीरियस होके ये बात सोची है, आप जो अपने डेली रूटीन में जो शब्द बोलते हो, वो आपकी लाइफ पर कितना ज्यादा गहरा असर करते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे, यार अब क्या हमें सोच समझ के भी बोलना पड़ेगा, ये क्या बोल रही है। वैसे इस बुक में यही लिखा गया है, हम अपने डेली रूटीन में जो भी शब्द बोलते हैं ना, उनका असर हमारे फ्यूचर पर जरूर पड़ता है। हमारे जो शब्द होते हैं ना, वो हमारे विश्वास को दृढ़ करने में हमारी सहायता करते हैं और हमारा विश्वास हमारी हर चीज वास्तविकता में सर्जन करता है। ये इस तरीके से काम करता है कि सोच, शब्द, विचार, एक्शन और परिणाम, मतलब थॉट्स, वर्ड,
बिलीव, एक्शन एंड रिजल्ट। इस तरीके से ये पूरा सर्कल काम करता है। मान लीजिए आप एक सेल्स की जॉब करते हो एंड आप अपने बारे में ये थॉट रखते हो कि आप सेल्स में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो और आज पूरे दिन में एक भी सेल नहीं कर पाओगे, एक भी कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाओगे। ये तो आपका विचार हो गया। और जो आपने अपने लिए शब्द बोले हैं कि आप पूरे दिन में एक भी सेल नहीं कर पाओगे और किसी भी कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाओगे, तो ये आपके वर्ड्स हो गए। अब धीरे धीरे आप इस चीज पर बिलीव करने लगते हो कि हाँ यार मुझसे कुछ नहीं होगा। आपके अंदर एकदम डर बैठ जाएगा कि यार आज पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये बिलीव हो गया और उस चक्कर में आप किसी भी कस्टमर्स को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करोगे। अगर करोगे भी तो भी आपके अंदर डर बैठा रहेगा कि मुझे पता है कि ये मेरी बातों से नहीं मानेगा। ये आपका एक्शन हुआ जो आपने लिए और उसका रिजल्ट क्या होगा कि पूरे दिन में आप एक भी सेल नहीं कर पाओगे। सो ये सर्कल इस तरीके से काम करता है। आप अपने बारे में कोई थॉट सोचते हो, उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो, फिर उस पर बिलीव करते हो, फिर उसके लिए एक्शंस लेते हो एंड उसका रिजल्ट देखते हो। यही चीज अगर आप पॉजिटिव वे में करोगे तो आप अपने लिए थॉट रखोगे कि मुझे पता है कि मैं सेल्स में बहुत अच्छा हूँ। आपने अपने लिए विचार बनाया कि आप बहुत अच्छे हो। आपने ये बोला शब्दों में कि आज मुझे पता है कि मैं आज 5 से 6 कस्टमर्स को कन्विंस कर ही लूंगा। उसके लिए आप अपने अंदर बिलीव रखते हो। ठीक है, आपने अपने वर्ड्स का यूज किया, देन आपको बिलीव है खुद पर। उसके लिए आप एक्शन लोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करोगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करोगे और वो आपकी बात से कन्विंस भी होंगे। तो फिर उसका आप रिजल्ट देख लोगे कि आप पूरे दिन में जो आपने अपने लिए टारगेट बनाया था या फिर जो आपने अपने लिए थॉट्स बनाए थे उसका रिजल्ट आपको मिल चुका है। तो ये सर्कल इस तरीके से काम करता है, निगेटिव में भी एंड पॉजिटिव में भी, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसीलिए हमारे बोले हुए शब्द हमारी लाइफ पे, हमारी डेली रूटीन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अब इस चीज को कैसे सुधार सकते हैं वो जानते हैं। इसीलिए शुरुआत में जितना संभव हो सके ना खुद से पॉजिटिव बातचीत करें। आखिर आप अपने आप से बात कर रहे हो, इसलिए आपको यह चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि दूसरे लोग आपकी बात सुनकर क्या बात करेंगे। मूल्य सिद्धांत यह है कि जब आप खुद पर बार बार पॉजिटिव इनपुट डालते हो ना तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उस तक वो बातें पहुंच जाती हैं और गहरी जड़ पकड़ लेती हैं। मतलब फिर आपके दिमाग में पॉजिटिव चीजें ही आएंगी खुद के बारे में। यार जब खुद से बात करते हो तो पॉजिटिव बोल ही सकते हो ना। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, हम जो भी अपनी लाइफ में गोल्स बनाते हैं, टारगेट्स बनाते हैं, जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, उन चीजों के बारे में हमें दूसरों को बताना चाहिए या नहीं। इस बारे में ऑथर कहते हैं कि ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। ऑथर बोलते हैं कि मैंने ये तो सीखा है कि कभी भी अपने लक्ष्यों की चर्चा नकारात्मक विचारधारा के लोगों के साथ ना करें। मतलब जो लोग निगेटिव सोच रखते हैं ना उनके सामने कभी भी अपने गोल्स के बारे में मत बताना। वो आपसे बहस करने लगेंगे, वे सारे कारण गिना देंगे कि ये काम आपको क्यों नहीं करना चाहिए। जाहिर है ऐसा कौन करना चाहेगा कि वो अच्छे से गोल बना के जाए और किसी ऐसे इंसान को बता दे, वो सारा आपकी पॉजिटिवनेस एकदम स्ट्रॉ डाल के खींच लेगा और आप उसकी बातों में आने लगोगे और आपको भी सिर्फ अपने काम में निगेटिविटी ही दिखाई देगी, क्योंकि उन लोगों ने तो अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं हुआ होता है और फिर वो चाहते भी नहीं कि सामने वाला भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। इसीलिए जितना हो सके अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को ना लोगों को कम ही बताना चाहिए। उन लोगों को बताना चाहिए जो आपकी बातों को सुनकर खुश हो, जो आपका साथ दे, जो आपकी चीजों को समझे। और फालतू लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपकी अच्छी एनर्जी को सोख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 7। तो कैसे हैं आप? आपका दिन वैसा ही गुजरता है जैसी आपकी चेहरे की भाव गरिमा होती है। मतलब दोस्तों हर कोई सुबह हमसे अगर ये चीज पूछता है कैसे हो आप, तो आपको हमेशा खुश होकर जवाब देना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अगर आप ये बोलोगे ना नहीं यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर आप खुद तो दुखी हो ही रहे हो और सामने वाला जो खुश होके पूछ रहा था ना वो भी दुखी हो जाएगा। उसको भी ऐसी फीलिंग आने लगेगी यार मुझे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसलिए हमेशा अपने शब्दों पर ध्यान रखिए और जो भी बोल रहे हो ना के बारे में सोचिए जरा थोड़ा सा, क्योंकि जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो ना तो आप खुद की तो ऊर्जा कम करते ही हो, सामने वाले की भी ऊर्जा कम कर लेते हो। आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई बहुत ज्यादा खुश है और उसके सामने आप एकदम बोलते हो मैं बढ़िया नहीं हूँ, तो फिर आपको कैसा लगेगा। या फिर आप बहुत ज्यादा खुश हो और किसी सामने वाले से पूछते हो कि कैसे हो तुम, और वो दुखी सा चेहरा बना के बोले मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर आपको कैसा लगेगा। आपका पूरा दिन ही
अजीब सा ही हो जाएगा, यार सुबह सुबह क्या सुन लिया मैंने। इसीलिए जब भी कोई आपसे पूछे ना तो कैसे हैं आप, तो हमेशा बोलना चाहिए बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब, जबरदस्त, सुपर, दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मैं बेहतरीन जिंदगी जी रहा हूँ, इस तरीके की बातें। और जब आप इस तरीके की बातें करते हो ना तो सामने वाले पर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो भी कहता है यार ये बंदा कितना मस्त है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो ये हमेशा हंसता रहता है। और उसकी गुड वाइब्स भी ना दूसरे वाले इंसान को भी फील होती है और वो भी आराम से खुशी से पूरा दिन काट सकता है। इसलिए आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, आप किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हो। क्योंकि हर व्यक्ति कमरे में खुशी बिखेर सकता है, किसी के कमरे में आने से खुशी बिखरती है तो किसी के कमरे से बाहर जाने में। हमेशा उस ग्रुप में बैठे जहाँ पे पॉजिटिव लोग बैठते हैं, जहाँ पर अच्छी बातें होती है। सड़ेले ग्रुप में मत बैठना जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातें होती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातों पर ध्यान दोगे ना तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसी में एक ऑथर ने एक स्टोरी शेयर की है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 3 दोस्त होते हैं जो बचपन से एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है। जो एक साइकिल की दुकान होती है ना उसके मतलब उसके सामने ही बैठे रहते हैं, मैकेनिक काम करते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। उनका डेली का काम यही था, वो तीनों आकर वही बैठते थे। उसमें से एक लड़का होता है, वो ये पूछता है यार हम डेली यही देखते हैं, कुछ अलग नहीं कर सकते? तो बोला चुप रहे, यही बैठ के देखा कर, क्या फर्क पड़ता है तुझे, हमें यही तो काम करना है, यही बैठ के देखे करेंगे, आराम से मस्त जिंदगी चल तो रही है। फिर वो धीरे उस लड़के ने वो ग्रुप छोड़ दिया, उसने अपनी आगे की पढ़ाई, फिर एक टाइम पे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन गया। फिर वो उसी रास्ते पे गया, फिर उसने देखा कि उसके दोस्त अभी भी वहीं बैठे थे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा बचपन भी वहीं गुजार दिया था और जवानी भी वहीं बिगाड़ रहे थे। फिर वो बोलता है कि अगर मैंने अपनी दिल की बात नहीं सुनी होती ना, अगर मैंने ये ग्रुप नहीं छोड़ा होता ना तो आज भी मैं भी वहीं बैठा होता। इसीलिए दोस्तों हमेशा ना उन लोगों के साथ बैठो जिनके साथ आप पॉजिटिव फील करते हो। अगर आप निगेटिव लोगों के साथ बैठोगे ना तो जिंदगी भर, इसलिए उन लोगों के साथ दूरी बना के रखा करो जो आपको लगता है कि जब भी आप उनसे बात करते हो ना तो आपको सिर्फ निगेटिव फीलिंग आती है। ये कोई भी हो सकता है, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप उनसे बिल्कुल दूर हो जाओ, बात करना बंद कर दो, वो सब नहीं कह रही, बट अपने सपनों के बारे, अपने गोल्स के बारे में उन लोगों को एटलीस्ट मत बताओ जिन्हें आपके सपनों के बारे में सही से पता नहीं है, जिन्हें आपके सपनों के बारे में सही से अहमियत नहीं जानते, तो वो क्या समझेंगे आपको। सो 8 चैप्टर है हमारा जो कि मेरा फेवरेट बन चुका है और मैंने इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा है। शिकायतें करना बंद करें। अब मेरी आदत मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा शिकायतें करती हूँ। जॉब पर भी जाती हूँ तो बोलती हूँ यार ये चीज सही नहीं चल रही, वो चीज सही नहीं चल रही, ये चीज सही नहीं है, वो चीज सही नहीं है। मैं सुबह जाते ही शिकायतें करना स्टार्ट कर देती हूँ। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा ना तब मुझे अपनी भी गलतियां रियलाइज हुई कि यार मैं हर वक्त शिकायतें करती हूँ। जरूरी है क्या शिकायतें करना? देखो अगर मेरी तबीयत खराब है और मैं सामने वाले से बोल रही हूँ कि यार मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या वो मेरा सर दर्द ठीक कर देगा? नहीं ना, वो तो मेडिसिन ही करेगी ना। तो फिर मैं शिकायत कर क्यों रही हूँ और किससे कर रही हूँ? अपने सामने वाले से, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या मम्मी पापा कोई भी है, फ्रेंड्स हैं, अगर आप उनसे शिकायतें कर रहे हो वो आपका सर दर्द ठीक कर देंगे ऐसा तो नहीं है। वो भी यही कहेंगे कि दवाई ले ले। हाँ, बट हमें उनसे प्यार चाहिए होता है इसलिए हम बोल देते हैं। पर लेकिन हम सिर्फ इसी चीज में नहीं, हम बहुत सी चीजों में शिकायत करते हैं। हम अपनी जॉब को लेकर शिकायतें करते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स को लेकर शिकायतें करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को लेकर शिकायतें करते हैं। हर वक्त हम शिकायतें करते हैं, इतनी ज्यादा शिकायतें करते हैं, हद से ज्यादा। और हमें धीरे धीरे इन शिकायतों की आदत पड़ जाती है। अगर आप ध्यान दो ना, आप पूरे दिन में एक चीज नोटिस करना कि आप पूरे दिन में कितनी ज्यादा शिकायतें करते हो। जब आप ध्यान दोगे ना तब आपको पता चलेगा अगले हर 10 मिनट में आप कुछ ना कुछ नई शिकायत करते हो। अगर पानी ठंडा नहीं है तो पानी की शिकायत, एसी नहीं चल रहा तो एसी की शिकायत, लैपटॉप नहीं चल रहा की शिकायत, हर एक चीज की शिकायत करते हैं। कोई भी चीज हमारी ठीक नहीं कर सकता हमारे अलावा, हम ही है जो सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो हम फालतू की शिकायतें क्यों करते हैं लोगों से? वो हमारी चीजें तो ठीक नहीं कर देंगे ना। हमारी लाइफ में आई हुई प्रॉब्लम्स की शिकायत हम किसी और से करेंगे तो वो बाद में सिर्फ हमारा मजाक ही उड़ाएगा, वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा। अगर अच्छा और सच्चा दोस्त होगा ना तो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा। हो सकता है कि वो आपको गुड सजेशंस भी दे। तो उन लोगों के साथ ही शेयर करना जिनके साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पॉजिटिव हो। बाकी आप ऐसे लोगों के साथ शिकायतें करोगे जो पहले से ही बहुत ज्यादा निगेटिव है तो वो आपके दिमाग में निगेटिव थिंग्स के अलावा कुछ और तो डालेंगे नहीं ना। इसीलिए इस बुक में ऑथर बोलते हैं कि आपके पास ना पीने के लिए पर्याप्त पानी है और खाने के लिए पर्याप्त भोजन है ना, तो आपको जिंदगी
जिंदगी में किसी भी चीज की शिकायत नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत सी चीजों से दूर हैं, जिन्हें बहुत सी चीजें नहीं मिलती। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। तब हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम सिर्फ और सिर्फ शिकायतें कर रहे हैं। और कर भी किससे रहे? खुद की गलतियों की वजह से ही खुद से ही शिकायतें करते हैं। खुद की गलतियों का कटोरा किसी और के ऊपर फेंकते हैं। यही तो करते आए हैं हम हमेशा से, और वही हम आगे भी करते हैं। तो हो सके ना, जैसे मैंने खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, मैंने शिकायतें करना बंद कर दिया है। ऑफिस में भी मैंने बहुत सी चीजों के लिए शिकायतें करना बंद कर दिया। ये मैंने नया स्टार्ट किया है। हो सके तो आप भी अपनी शिकायतों पर ध्यान देना और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना। तब आपको पता चलेगा कि लाइफ में बहुत सी चीजें हमें दी है भगवान जी ने। हमें इतनी शिकायतें नहीं करना चाहिए, बल्कि हर चीज के लिए हमें थैंकफुल रहना चाहिए। इस सब का निष्कर्ष ये निकलता है कि शिकायतें ना 3 तरीके से काम करती हैं। पहली, कोई भी आपकी तबीयत या समस्याओं के बारे में निगेटिव खबर सुनना ही नहीं चाहता। दूसरी, शिकायत करने से आप खुद अपनी पीड़ा और असुविधा को बढ़ा लेते हो, इसलिए बार बार दुखी और निगेटिव घटनाओं को याद करने से क्या फायदा। तीसरा, शिकायत खुद कुछ हासिल नहीं करती, उल्टा आपको अपनी स्थिति को सुधारने के लिए जाने वाले सृजनात्मक प्रयोग से विमुख कर देती है। मतलब जो आप अपनी लाइफ में कुछ ठीक भी करने वाले हो ना, उसका भी उल्टा कर देती है। इसलिए शिकायतें करना बंद कर। कहा जाता है कि 90% ऐसे लोग हैं ना जिनको आपकी प्रॉब्लम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं जो सच में आपको दुखी देखकर परेशान होते हैं। अगर आप गंभीरता से सोचोगे ना, तो भी आप अपनी शिकायतों को कम कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये बुक 3 पार्ट्स में डिवाइड है और 2 पार्ट को हम क्लियर कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ईश्वर उनका साथ देता है जो काम करते हैं। दोस्तों, कुछ भी अपने आप नहीं होता। कोई भी वस्तु तभी आपके पास आती है जब आप समझ जाते हैं कि आपको अपने प्रयासों से उसे अपने पास बुलाना है। चैप्टर है हमारा 9, पॉजिटिव एटीट्यूड वालों से दोस्ती करें। दर्पण मनुष्य के चेहरे का प्रतिबिंब दिखाता है, किंतु उसके मित्रों के चयन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में वो कैसा है। जो मिरर होता है ना, वो तो हमारी शक्ल ही दिखाता है, लेकिन हमारी दोस्ती के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे इंसान हैं, हम कैसे लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं। दोस्तों, आप जिस माहौल में रहते हो ना, उसी का एक अंश बन जाते हो। लाइक अगर आप टॉक्सिक पीपल्स के साथ रहते हो ना, तो आपके अंदर भी उन्हीं की तरह बातें आ जाएंगी, विषैली बातें, एकदम जहरीली बातें आप भी उगलोगे अपने मुंह से। और वहीं आप नरिशिंग पीपल्स के साथ रहते हो ना, जो पोषक देते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, जो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो आपका व्यवहार भी ना उसी तरीके से होगा। बहुत से लोगों का कहना होता है कि मेरे दोस्त चाहे कितने भी बुरे हो पर लेकिन मैं उनके जैसा नहीं हो सकता। अगर वो स्मोक करते हैं तो मैं तो बिल्कुल कर ही नहीं सकता। हाँ, वो अच्छी बात है, बट लेकिन 90% ये चीज होती है कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो ना, आप सीधा उन्हीं की तरह बन जाते हो। अगर एक वाइट कपड़ा है और उसको ब्लैक के साथ रख दिया जाएगा तो उस पे कहीं ना कहीं दाग तो लगेंगे ही ना। तो सेम वैसी ही चीज है, जब आप किसी निगेटिव इंसान के साथ रहते हो, टॉक्सिक पीपल के साथ रहते हो ना, तो आपके साथ भी वही चीज होती है, आपके दिमाग में भी वही चीज आ जाती है, आप भी उन्हीं की तरह सोचते हो। आपने देखा होगा कि बचपन में हमेशा हमारे माँ बाप इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे कि हमारी दोस्ती कैसे लोगों के साथ है, हम कैसे लोगों के साथ बात करते हैं। वो हमेशा यही चाहते थे कि हम अच्छे बच्चों के साथ बैठे, उन बच्चों के साथ खेलें। कोई भी माँ बाप ये तो नहीं चाहता था ना कि हम बिगड़ैले बच्चों के साथ बैठ जाएं और उन्हीं की तरह सीख जाएं। वो हमेशा यही कहते थे, क्योंकि उस टाइम हम एकदम कच्चे घड़े की तरह होते हैं, जैसा हमें ढाला जाएगा हम वैसे ही ढल जाते हैं। और ये अभी की नहीं, ये आगे के लिए भी यही चीज है कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे, निगेटिव लोगों के साथ रहोगे, तो आपका व्यवहार भी सेम वैसा ही होता जाएगा। इसीलिए माँ बाप हमेशा हमें बचाने की कोशिश करते थे। पर लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम अपना अच्छा बुरा सही गलत अच्छे से समझ सकते हैं। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ग्रुप में बैठते हो, किस तरीके की वहाँ पर बैठकर बातें करते हो, और उन सब का असर आपकी लाइफ पर कितना ज्यादा पड़ रहा है। और इसके बारे में आपको सोचना जरूर चाहिए। सिर्फ यही नहीं, अगर आप अनप्रोडक्टिव लोगों के साथ बैठते हो ना, तो आप जिंदगी में कभी प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। ये चीज मैंने भी
महसूस किया है कि पिछले कुछ टाइम से मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। ऐसा नहीं है कि लोगों की बातों का असर हो रहा है मेरे साथ, जिस माहौल में मैं बैठती हूँ वहाँ पे कोई भी साइड हसल नहीं करता, वो सिर्फ अपनी जॉब पर ही डिपेंड है। मेरे अंदर भी वही चीज धीरे धीरे आने लग गई थी, पर लेकिन अब से मैं खुद को बहुत सी चीजों में सुधारूंगी। इसका फायदा ये होगा कि आप लोगों को जल्दी जल्दी मेरी बुक की समरी मिलेगी। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मेरे अंदर जो भी चेंजेस आए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ने से ही आए हैं। सो आपको भी हैबिट जरूर डालनी चाहिए। तो बुक्स बहुत ज्यादा हेल्प करती है, सीरियसली बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और ये हमारी सच में बेस्ट फ्रेंड्स होती है। मेरी तो बेस्ट फ्रेंड्स है, अब आपकी है या नहीं वो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 10, अपने डर से मुकाबला कर आगे बढ़े। आप वो करें जिससे आप डरते हैं, आपके डर की मौत निश्चित है। बहुत से लोग पब्लिक स्पीकिंग में बोलने से डरते हैं, स्ट्रेंजर लोगों से बात करने से डरते हैं, एंड बहुत से ऐसे डर हैं जिसकी वजह से हम कुछ नहीं कर पाते। लाइक किसी को अगर डांस करना पसंद है तो वो लोगों के सामने डांस करने से डरता है, किसी को सिंगिंग पसंद है तो वो लोगों के सामने आने से डरता है। तो ऐसे बहुत से डर हैं जो हमें अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ने देते। अगर आप उन डरों को मात देते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में वो हर चीज हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। और ये चीज मैं जानती हूँ बिल्कुल भी इजी नहीं है अपने डर को मात देना। एक डर को निकालने के लिए बहुत सारे डर एकदम से कब्जा कर लेते हैं कि अगर हमने इस डर को निकाला ना तो 50 डर और आ जाएंगे। इस चक्कर में बहुत से लोग अपने सपनों का मर्डर भी कर देते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको मर्डर बनना है या फिर सच में अपने डर को मात देनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, राइट। इसलिए हमेशा याद रखना, अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, तो बेचैन होना शुरू हो जाओ। जब तक आपको बेचैनी नहीं मिलेगी ना, तब तक आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब देखते हैं कि अपने डर की जांच कैसे करें। क्या आप कभी किसी नए या चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के पहले डरे या घबराए हैं? क्या उस डर ने कभी आपको नया कदम उठाने से रोका है? मैं जानती हूँ कि आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी अपने डर की वजह से ही खुद को बहुत ज्यादा हेल्पलेस और बहुत ज्यादा कमजोर समझा होगा, और यही तो एक मनुष्य की निशानी होती है। हर व्यक्ति के डर की अलग अलग सीमाएं होती हैं। जो काम किसी व्यक्ति को अपनी मौत के समान भयानक लगता है, हो सकता है दूसरे पर उसका जरा भी असर ना पड़ता हो। उदाहरण के लिए बताती हूँ, कुछ लोगों को सार्वजनिक रूप से भाषण देने या नया व्यवसाय स्थापित करने में डर लगता है। कुछ लोग दूसरों से रास्ता पूछते समय या फिर डेट के लिए पूछते समय बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। भले ही आप अपने डर को कितना भी तुच्छ या मूर्खतापूर्ण समझे, लेकिन आपको ये चीज तो पता ही होती है कि आपको बहुत ज्यादा डर लगता है। दोस्तों, ऑर्थर बोलते हैं कि आप अपने करंट जोन से बाहर आने के बारे में सोचने के कारण अपने आप को डर और घबराहट में जकड़ा महसूस करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं ये अवधारणा आपकी सफलता और आपकी क्षमता के विकास की किस तरह संबंधित है। हम सबका एक कंफर्ट जोन होता है, ठीक है, हमारे व्यवहार का एक नया दायरा होता है जो हमारे लिए जाना पहचाना होता है और जिसके भीतर हम सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर कोई काम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर का होता है ना, तो हमें बहुत डर लगता है उसको करने के लिए, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी जॉब बहुत ज्यादा सेफ लगती है, और यही कारण है कि वो कभी जॉब चेंज नहीं करना चाहते, बिकॉज वो उस चीज में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। और अगर आप किसी चीज में कंफर्टेबल हो जाओ ना, तो बस ये सोचो कि अब मैं इस कंफर्ट को कैसे छोड़ सकता हूँ। क्योंकि लाइफ में जब तक आप चुनौतियां नहीं पकड़ोगे ना, जब तक आप अपनी लाइफ में हसल नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। इट डजंट मीन कि आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और आप जानबूझ के अपने ऊपर से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लो, ये चीज मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। बट लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज आपकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है एंड वो काम आप करना चाहते हो, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो प्लीज अपने कंफर्ट जोन से जरूर बाहर निकलना। कि अगर आपकी ग्रोथ के लिए कोई चीज इम्पोर्टेंट है तो प्लीज उसको करो। अपने कंफर्ट जोन की वजह से उसको करना बंद मत करो। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ डर की वजह से आपको क्या क्या कीमतें चुकानी पड़ सकती। आपका आत्मसम्मान कम हो जाता है, आप शक्तिहीन और हताश महसूस करते हैं, आप अपनी भावी सफलता को गवा देते हैं, आप एक उबाऊ और घटना शून्य जिंदगी जीते हैं। क्या अपने डर और चिंता को थोड़े समय तक टालने के लिए इतनी कीमत चुकाना सही है? अधिकतर लोग यह कीमत चुकाने को तैयार भी हो जाते हैं। वे अपनी अस्थायी पीड़ा और दूसरों द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास करने लगते हैं और वही मानने लगते हैं। अगर आपका डर है तो बस बाहर निकाले, एक बार ट्राई करो।
कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी तो यही सोचती थी कि मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, और मैंने बहुत से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीख लिया है। दोस्तों, जब आपको विश्वास हो कि आप कुछ कर सकते हो ना, तो डरे होने के बावजूद आपके भीतर आगे बढ़ने का साहस आता है, अगर आप खुद पर विश्वास करते हो तो। अगर आप पहला कदम उठाते हो जिससे आप डरते हो, तो मान ले कि आप एक तत्काल विजेता हो। जी हाँ, परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन आपने अपने डर पर जीत पा ली है जब आप एक फर्स्ट स्टेप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए उठाते हो। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 11, असफलता से ना घबराएं। दोस्तों, कभी भी ना कि लाइफ में अगर आप फेल होते हो ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ उससे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। फेल होना, पास होना, ये सब तो चलता रहता है। जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक आपको नई अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाई देंगी, आपको तब तक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए तरीके नहीं दिखाई देंगे। और जब जितने बार आप फेल होते हो, आप हर बार कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो फेल हो जाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो डर के मारे बैठ जाते हैं। अगर नहीं भी बैठते तो उनके आसपास के लोग उनसे बोल बोल के उनको इतना डरा देते हैं कि वो कभी ट्राई ही नहीं करते। मैं आपको एक महिला की स्टोरी सुनाती हूँ जो कि इस बुक में बताई गई है, जो 26 सालों तक अपने क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं भर पाई। वह काम की तलाश में 25 बार एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। उसे 18 बार नौकरी से निकाला गया। $22,000 प्रति वर्ष की आय प्राप्त करने से पहले उसे 26 सालों तक परिश्रम करना पड़ा। कभी कभी उसके पास तो खाने के लिए भी नहीं होता था। वो अपनी कार में रहती, यहाँ तक कि उसके पास एक रेंट पे रहने के लिए रूम भी नहीं था। अब आप ये सोच रहे होगे ना, इस बुक में तो हमेशा पॉजिटिव चीजें बताई गई है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, और मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ कि वो कितने बार जॉब से निकाली गई और उसके ऊपर कितना ज्यादा कर्जा था। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि असफलता का पूर्ण उदाहरण ये जो जिस लेडी की हम बात कर रहे हैं ना, वो एक टीवी शो की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होस्ट सैली जेसी राफेल का है। जैसे कि आपने देखा, जीवन में आई हर तरह की अड़चनों के बावजूद उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग में करियर बनाने के लिए, अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज सही, कितना ज्यादा इंतजार किया, कितनी बार अपनी जॉब से निकाली गई। दोस्तों, जब तक उन्होंने सफलता हासिल नहीं कर ली, वे असफल होने के लिए तैयार रही। जेसी राफेल ने लाखों डॉलर कमाए तथा एक लंबे और सफल टीवी करियर का आनंद लिया। यह सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि उन्होंने सालों की सफलता के बावजूद एक बढ़िया एटीट्यूड बनाए रखा। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 26 सालों तक असफलता का मुंह देखने के बाद, इतना ज्यादा संघर्ष करने के बाद ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, अगर आप पीछे अपने बचपन को मुड़कर देखोगे ना, तब आप जानोगे कि आप कितने बार असफल हुए थे। कितने बार जब आपने फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीखा होगा तो कितने बार गिरे होगे। जब पहली बार आपने चलना सीखा होगा तो कितने बार गिरे होगे। कोई भी काम आपने जब फर्स्ट टाइम किया होगा तो उसमें कितने बार असफल होगे। पर उस टाइम हमने हार नहीं मानी। उस टाइम हमारे अंदर जोश भरपूर था। और वही है जब आज हमारी बात आती है, अगर हम एक चीज में फेल हो जाते हैं तो हमें लोगों की बातों का इतना ज्यादा गहरा असर होता है कि हम उस चीज को कभी ट्राई करते नहीं है। हम ट्राई करना ही बंद कर देते। बचपन में तो हम ऐसे नहीं थे, पर अब हम ऐसे क्यों? यार, जिंदगी हमारी है ना, हमें देखनी है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। बाहर वाले लोगों का तो क्या है, कुछ भी नहीं है। आज वो आपकी असफलता पर आपको सुना रहे हैं, कल जब आप सफल हो गए तो आपके पीछे पीछे घूमेंगे। अगर आप उनके चक्कर में दुख हार के बैठ जाते हो तो नुकसान किसका है? उनका तो है नहीं, आपका ही नुकसान है ना। ये चीज हमेशा याद रखना। लाइफ में आपसे 50 लोग 50 तरीके की बातें करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए, और वो ही करो जो आपको करना है, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। जिस भी फील्ड में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना, उस फील्ड में आगे बढ़ो। इसीलिए अगर आप अपने लक्ष्य से नजर हटाकर इस चीज पर ध्यान दोगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ना, तो आप सिर्फ अपना ही नुकसान करते हो। जो अपनी सफलता की राह में असफल होना सीख चुके हैं ना, वो ही अपनी सफलता को पा सकते हैं। सफलता बहुत हद तक अंत तक डटे रहने का मुद्दा है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप अपनी कोशिश जारी रखें, सफलता की राह पर खुद को अवश्य सुधार करते चले, स्वयं को विकसित करते चले, तो आप सफलता जरूर हासिल करोगे। और इस बुक में एक बहुत अच्छी चीज बताई गई, वो ये है कि असफलता नाम की कोई भी चीज नहीं होती, केवल परिणाम होते हैं जो दूसरे परिणामों से कुछ अधिक सफल होते हैं।
असफलता का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने प्रयासों अंतिम सिरे पर पहुंच गए और आगे सफलता संभव नहीं है। सफलता तभी असंभव लगती है जब आप हार मान लेते हैं। हार माना अंतिम निर्णय है, लेकिन एकदम कमिटमेंट के साथ और एकदम फुल विश्वास के साथ जब आप अपने प्रयास करते हो, अपना काम करते हो ना, तो आपकी जो असफलता होती है ना, वो आपकी सफलता में बदल जाती है। दोस्तों, असफलता सीखने की वह प्रक्रिया है जो संकेत करती है कि आपको सुधार करने की आवश्यकता है। अपनी सफलता से मुंह चुराना इस बात की गारंटी है कि आप कोई भी जोखिम अपनी लाइफ में नहीं उठाना चाहते, आप बहुत ज्यादा डरते हो। दोस्तों, हम असफल होने के बाद निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, लाइफ में दौड़ने से पहले चलना सीखना जरूरी है और चलना सीखने से पहले रेंगना ज्यादा जरूरी है। हर नया लक्ष्य असफलता का एक नया समूह लेकर आता है। ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह की निराशा को अस्थायी रुकावट या चुनौती समझकर उसे मात देते हैं या फिर उसे अजय समझकर उसे हार मान जाते हैं। यदि आप अपनी हर पराजय से सीखने का निश्चय कर लोगे ना, अपने अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर लोगे, तो असफलता आता आपको सफलता दिलाकर ही रहेगी। दोस्तों, लास्ट चैप्टर है हमारा नेटवर्किंग से पाए बढ़िया परिणाम। दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में काम करो, उसमें नेटवर्किंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपसे कहा जाए कि आप जल्दी से जल्दी ना सफल हो सकते हो, जल्द से जल्द होना चाहोगे ना, ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग की वजह से। आप अपने प्रयास में वृद्धि करने तथा अपने लक्ष्य तक पहुंचने की गति को बढ़ाने का एक बढ़िया तरीका है। आखिर आप जितने दृढ़ संबंध बनाओगे ना, आपकी सफलता के अवसर भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। बेशक आपकी सफलता की शुरुआत आपसे होती है, यह लोगों के साथ आपके संबंधों और सहयोग के फलस्वरूप है। सरल शब्दों में कहें, आप सिर्फ अपने बल पर एक बिजनेस को नहीं चला सकते, उसके लिए बहुत से लोगों का होना जरूरी है। आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते, आप हर काम नहीं कर सकते, आप एक कंपनी को अकेले रन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लोगों की जरूरत है ना, नेटवर्किंग की जरूरत है ना, कि वो लोग आपके लिए काम करें और उनके साथ आप कैसा रिलेशनशिप रखते हो, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जानते हैं कि बिजनेस में हमें किस तरीके के बेनिफिट्स होते हैं नेटवर्किंग की वजह से। दोस्तों, नए ग्राहक बनने अथवा बिजनेस के नए आयामों को विकास में सहायक होते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक होते हैं, महत्वपूर्ण पदों के लिए सही व्यक्ति के चुनने में सहायक होते हैं, मूल्यवान जानकारी एवं संसाधन जुटाने में सहायक होते हैं, समस्या को सुलझाने में सहायक होते हैं। आप जानते हैं निजी तौर पे किस तरीके से हमारी लाइफ में नेटवर्किंग मदद करती है। नए लोगों से आपका परिचय बढ़ाकर सामाजिक संबंधों में बढ़ोतरी में सहायक, नैतिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक आदि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को जानने समझने में सहायक, मूल्यवान जानकारी व संसाधन प्राप्त करने में सहायक, आत्मधिक विकास में सहायक। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि नेटवर्क बनने में समय लगता है और शानदार परिणाम तत्काल नहीं दिखाई देते, इसलिए धैर्य रखना सीखें। संबंधों की एक ठोस आधारशिला स्थापित करें और तथा उसे सशक्त और विस्तृत करना जारी रखें। बड़े परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको विशेष प्रयोग करने होंगे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, बढ़िया नेटवर्किंग कौशल का होना अपने क्षेत्र में निपुण होने का विकल्प नहीं है। हो सकता है कि आपका पब्लिक रिलेशन बढ़िया हो, लेकिन यदि आप अपने क्षेत्र में ही निपुण नहीं हो, आप जिस काम को कर रहे हो उसी में ही अच्छे नहीं हो, तो आप उसमें लगातार सीखोगे नहीं और ना ही उसके इच्छुक होगे, तो आपके प्रयास निराशाजनक परिणाम देंगे। इस नेटवर्किंग भी बनाए, उसी फील्ड में बनाए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। आप विदाउट अपने इंटरेस्ट के काम करते रहोगे ना और ऐसे लोगों के साथ बैठे रहोगे जिनका आपके फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो फिर आपका बिजनेस नहीं चल सकता। इसलिए बिजनेस में हमेशा याद रखना कि उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ, अपना पार्टनर बनाना जो आपके फील्ड से मैच खाते हो, जिनका इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट एक ही फील्ड में हो। अगर डिफरेंट फील्ड में हुआ तो कोई भी बिजनेस अच्छे से रन नहीं हो। एंड आई होप दोस्तों ये बुक आपको अच्छी लगी हो। जैसी भी लगी हो मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। नेक्स्ट समरी आप किस बुक की सुनना चाहते हो वो भी बताना। बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वन।